हेलो गाइस, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। जैसे कि आप लोग न्यूज के माध्यम से बिल्कुल अवगत हो चुके होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच एक बड़े लेवल का युद्ध शुरू हो गया है। युद्ध का आज है तीसरा दिन। वहीं यूक्रेन की हालत खराब होती जा रही है, कई लोगों की मरने की न्यूज है और साथ साथ यूक्रेन की जो राजधानी है वहां तक रूस की सेना पहुंच गई है। वही मैं थोड़ा सा आपको पुरानी बात बताता हूं तो मैं ये बता दूं कि यूएस हर बार क्या करता था। यूएस या जो नाटो देश होते थे वो हमेशा यूक्रेन के समर्थन में आते थे जब रूस और यूक्रेन के क्राइसिस की बात होती थी। वहीं जब रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दिया या जब वार डिक्लेयर कर दिया तब यहां पर जो यूएस है उसने अपने हाथ खड़े कर दिए और साथ ही नाटो देशों का अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन का स्पष्ट बयान आ गया है कि वो किसी भी तरीके से सैन्य सहायता किसी भी देश की नहीं करेंगे। वहीं और किसी तरीके की मदद होगी तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन यूक्रेन को अभी सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? सैन्य सहायता की। और नाटो देशों का अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है कि वो कुछ अपना स्टैंड रखेंगे या नहीं रखेंगे। अमेरिका ने सिर्फ एक ही बात कही है कि वो रूस पर क्या करेगी? सेंशन लगाएंगी, ट्रेड सेंशन लगाएंगी, जिससे रूस की थोड़ी सी इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं नुकसान होगा। बट रही रूस की बात तो उसके लिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर था। जैसे रूस और चाइना इधर एक तरीके से इस समय बहुत बड़ी मित्रता दोनों के बीच में चल रही है, वैसे ही फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका का चल रहा है। तो रूस पहले से इस बात को लेकर प्रिपेयर था कि अगर कोई लड़ाई होती है तो जो सेंशन लगाया जाएगा उससे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई वो कैसे करेगा। जहां तक सारे देश, पूरा विश्व इस बात को गलत मान रहा है, इस वार को गलत मान रहा है, कोई भी किसी भी चीज का सलूशन वार नहीं हो सकता है। और अगर यह बात की जाए कि यूक्रेन के सामने अब तक कोई सहायता नहीं दिख रही है और यूक्रेन की सेना जितनी भी है, अगर मैं कंपेयर करूं रसिया के सेना से, रसिया के इक्विपमेंट से या रसिया के टेक्नोलॉजी से, तो हर क्षेत्र में रसिया इसका 3 से 4 टाइम्स आगे है, ये कह सकते हैं। तो एक तरीके से चाहे सैन्य शक्ति की बात हो उसमें भी 3 से 4 गुना सैन्य किसके पास है? रूस के पास है। और वही टेक्नोलॉजी की बात करूं तो टेक्नोलॉजी भी रूस बहुत आगे है यूक्रेन से। और रूस के द्वारा एक साइबर बहुत बड़ा अटैक भी किया जा रहा है यूक्रेन के ऊपर, ताकि यूक्रेन की फुटेज और वीडियो और देशों के पास या सोशल मीडिया पर ना जा सके। और पहले दिन के वार पर ही जो भारत का या पूरे विश्व का जो शेयर मार्केट अपने अपने देश की वो बहुत ज्यादा घाटे में चला गया है। बहुत बड़ा नुकसान शेयर मार्केट को इस वार से दिख रहा है। बट यहां मैं बात करूंगा कि पूरे देश का एक व्यू क्या है इस वार को लेकर और साथ में भारत का क्या व्यू है इस वार को लेकर। मैं आपको बता दूं, भारत का जो अभी तक का व्यू रहा है वो बिल्कुल न्यूट्रल रहा है। वो ना तो किसी के सपोर्ट में आया और ना तो किसी के विरोध में। हालांकि यूक्रेन पूरे तरीके से ये भारत से अर्ज कर रहा है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की रूस के प्राइम मिनिस्टर से रूस के प्रेसिडेंट से एक अच्छी मित्रता है। अगर भारत चाहे तो डेफिनेटली ये चीजें रोक सकती हैं। बट भारत के पीएम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब पुतिन से बात करके ये कहा, ये एक दिन पहले की न्यूज है, कि जो उनके भी मामले हैं यूक्रेन के साथ उसको बैठकर शांतिपूर्वक निपटाया जा सकता है, वार किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। और मैं आपको कुछ और बता दूं कि ये न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल व्यू भारत का क्यों रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि भारत में लोग जितने भी इक्विपमेंट, मिलिट्री वेपन्स आते हैं या मिलिट्री सुविधाएं जितनी भी आती हैं जो वेपन्स या टेक्नोलॉजी के सेक्टर में होता है, उसमें 60 से 70% लगभग रशियन ओरिजिन होते हैं, मतलब रशिया के बने हुए होते हैं। और भारत का जो एक पार्टनरशिप है रशिया के साथ, वो एक बड़े मार्केट की पार्टनरशिप है। जहां मैं आपको बताऊं दोनों देशों का भी जो पार्टनरशिप का एक गोल रखा गया था वो ये था कि 2020 तक लगभग 30 अरब डॉलर का व्यापार दोनों देश मिलकर करेंगे। और वही निवेश की बात करूं तो 2025 तक जो निवेश का लक्ष्य था वो था 50 अरब डॉलर। और मैं आपको बता दूं कि रूस के साथ मिलकर हम एक तरीके से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे इसमें एक बहुत बड़ा नाम है ब्रह्मोस मिसाइल का, जो भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी से लिया गया है
और मास्कोस ऐसे कोई रिवर है रूस में, वहां के नाम से इसका नाम लिया गया और फिर दोनों को मिलाकर इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया है। तो ये कह सकते हैं कि भारत और जो रूस का एक तरीके का डिप्लोमेटिक रिलेशन हो, एक बड़ा रिलेशन हो, ट्रेड के मामले में भी हम बहुत आगे हैं रूस से। वहीं अगर मैं बात करूं यूएनएससी जो है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 15 अस्थायी सदस्य होते हैं या जो परमानेंट नहीं होते हैं, और भारत भी यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है। मैं आपको बता दूं कि जो यूएनएससी में भारत के रिप्रेजेंटेटर हैं यार, जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है टीएस त्रिमूर्ति का, उनसे जब सवाल किया गया कि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, तो उन्होंने भी साफ साफ शब्दों में यही बताया कि वार किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, हमें शांतिपूर्वक इस मामले को बैठकर हल कर लेना चाहिए और दोनों देशों को आपस में समझौता कर लेना चाहिए। साथ साथ इंडिया की एक बड़ी चिंता यह भी है कि यूक्रेन में लगभग भारत के 20 से 25 हजार इंडियन और इंक्लूडेड स्टूडेंट्स यूक्रेन में जो पढ़ाई कर रहे थे वो फंसे हुए हैं। बट डेफिनेटली इंडिया इसके लिए एक बेहतरीन कदम उठाएगी और उठा भी रही है। बहुत सारे एडवाइजरी जारी कर दिए गए हैं उनको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने का। ऐसा माना जा रहा है कि पोलैंड के रास्ते उनको भारत लाया जाएगा। और भारत के बहुत सारे स्टूडेंट जो वहाँ के मेडिकल सेक्टर और रिसर्च सेक्टर में पढ़ाई कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं क्योंकि यूक्रेन में जो यूनिवर्सिटीज और रिसर्च और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अच्छी मानी जाती है, तो उनको भी डेफिनेटली बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और डेफिनेटली हम उनको या तो एयरलिफ्ट करेंगे तो किसी माध्यम से हम अपने देश में वापस ले आएंगे। और हालांकि एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि यूक्रेन हमेशा हमारे विपक्ष में रहा है, चाहे यूएन में वो बात हो भारत पाकिस्तान टेररिज्म की, या बात हो भारत चाइना क्राइसिस की, या बॉर्डर क्लैशेस की, तो उसमें हमेशा यूक्रेन ने भारत के विपक्ष में ही वोटिंग की है, चाहे वो भारत कश्मीर का आंतरिक मामला हो या किसी भी देश से संबंधित मामला हो। तो एक तरीके का हम कह सकते हैं कि यूक्रेन हमेशा हमारे विपक्ष में रहा है। और ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, मतलब आप देखेंगे तो पता नहीं कितने करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया है। आप अगर भारत के रिच पर्सन की बात करेंगे तो हर पर्सन को लगभग 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। इलन मस्क को 1 लाख करोड़ का शायद नुकसान हो चुका। आप इसको सर्च करेंगे तो सारी चीज़ें आपके पास चली आएंगी। तो ये वार का इम्पैक्ट है जो सारे देशों में, पूरे विश्व में देखा जा सकता है। तो डेफिनेटली आप भी ये बात मानेंगे कि वार इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग। साथ साथ यूक्रेन से भी हम बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। अगर मैं सनफ्लावर ऑयल की बात करूं तो सबसे ज़्यादा सनफ्लावर ऑयल हम कहां से मंगवाते हैं? यूरोप से। तो डेफिनेटली आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए रूस तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ यूक्रेन भी इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ हम किसी भी 2 देशों के बीच में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? अगर हम ऐसा करेंगे, मैं आपको बता दूं, भारत पाकिस्तान के जब मामले में हमेशा यूनाइटेड स्टेट कहता था कि मैं आप दोनों की मध्यस्थता कर देता हूं या मीडिएटर बन जाता हूं, तो भारत ने हर बार उसको मना कर दिया है कि हमें मीडिएटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका हर वार में अपना फायदा उठाता है। डेफिनेटली इस वार में उसका फायदा हर तरीके से होगा। वो आप सेकेंड वर्ल्ड वार की बात कर लो, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात कर लो, तो उसमें उसने सिर्फ क्या किया था? अपने सामानों को बेचा था, अपनी मिसाइलों को बेचा था, अपने डिफेंस सिस्टम को बेचा था कि लोग खरीदें और लड़ाइयाँ करते रहे, ताकि अमेरिका की इकोनॉमिक स्थिति और भी अच्छी होती रहे। डेफिनेटली इस वार में भी अमेरिका की रणनीति यही होगी, जैसा मुझे लग रहा है। और अगर मैं बात करूं, पुतिन का कल राष्ट्र के नाम एक संबोधन आया है, उसमें उन्होंने यह बताया कि यूक्रेन पर हमारा चढ़ाई, यूक्रेन पर कब्जा करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। वहां की सेना अगर वहां के लिए, वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हैं उनके खिलाफ कूप कर दे या तख्ता पलट कर दे, तो हम अपनी इस युद्ध को रोककर सेना के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं और डेफिनेटली इस मामले को बैठकर सुलझा लेंगे। लेकिन अगर सेना वहां के शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लेती है तो यूक्रेन ने अपने देशवासियों को फ्री कर दिया है कि जो भी व्यक्ति अपने देश के लिए लड़ना चाहता है वो आए, उनको वेपन्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो डेफिनेटली एक हिसाब से जो वार है वो एक खराब स्थिति की तरफ रुख बनाया जा रहा है और वार कभी भी सॉल्यूशन नहीं है,
तो आई होप ये न्यूज आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको पूरे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि पूरे विश्व का स्टैंड क्या है, साथ नाटो और अमेरिका के स्टैंड क्या है, साथ में भारत का स्टैंड क्या है इस युद्ध को लेकर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।